नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersada.com की ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं बैंकिंग फाउंडेशन के इंग्लिश के इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, ये आपका जो सेशन हो रहा है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये एरर डिटेक्शन पे आज का पूरा सेशन जो है वो बेस्ड होगा। ठीक है, पूरा का पूरा सेशन जो होगा वो आज के एरर डिटेक्शन पे बेस्ड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग रूल्स आज हम लोग एरर डिटेक्शन के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो सारे के सारे रूल्स आपसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एरर डिटेक्शन रूल्स में आज हम लोग को क्या करेंगे, तो अलग अलग चैप्टर्स के रूल्स करेंगे। ये हम लोग जो एरर डिटेक्शन रूल्स करते हैं, मैं आपको एक बता दूं कि हम लोग स्पेशली किसी एक टॉपिक से नहीं करते, एक चैप्टर से नहीं करते, बल्कि पूरे एरर डिटेक्शन के जो आपके पूरे के पूरे रूल्स होते हैं, जो एरर डिटेक्शन के पूरे जो जितने भी रूल्स हैं, उन सारे एरर डिटेक्शन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग 5 मार्क्स का यहां पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम लोग 5 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, दोनों ही सेक्शन में आपको खुद पता है कि जो एरर डिटेक्शन वो कितना ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है, हर लेवल के एग्जाम में आपका आता है। तो ये एरर डिटेक्शन के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज के सेशन में थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि आज के जो एरर डिटेक्शन है वो थोड़े से आपके बैंक के लिए स्पेशली हैं, और ये तो याद रखिएगा थोड़े से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़े से बड़े सेंटेंसेस हैं, लेकिन रूल्स बिल्कुल वही हैं, इसलिए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद रूल अप्लाई करने की सोचिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये आपके आज के सुबह 8 बजे का वोकैब है ना, ये सुबह 8 बजे का वोकैब है, और इस सेशन को भी एक बार जरूर देखिएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज एक बार जरूर देखिए, और स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, क्योंकि तभी आप स्क्रीनशॉट अगर आपके पास रहेगा तो ही आप स्क्रीनशॉट को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, आप उनको रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ला आज का पहला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार फिर से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी कैसी तबीयत है, क्या फील कर रहे हैं। तो भाई अब इस बारे में बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सुबह के सेशन में मैंने 8 बजे बोल दिया था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो लग रहा है पता नहीं मैंने कुछ पाप कर दिया है ना। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मतलब मैं एज अ फैकल्टी हूँ, ठीक है, टीचर हूँ, तो मेरी तबीयत कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, सारा सब कुछ सही होना चाहिए, एकदम सब कुछ, है ना। Our team's performance in the last few domestic and international games is fairly ordinary and below our stature. देखो, सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस का रूल आपको बताता हूँ, मतलब जिस रूल के अकॉर्डिंगली आपका एरर है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे किसी चीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम लोग सबसे पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ जिस रूल पे एरर है। ठीक है, देखो, एक है फेयरली और दूसरा है नहीं सी नंबर, अच्छा, और एक है आपका रैदर। ठीक है, फेयरली और रैदर, देखो ये आपके दोनों ही एडवर्ब्स हैं, ये आपके दोनों ही एडवर्ब्स हैं, याद रखिएगा दोनों एडवर्ब्स हैं। लेकिन रैदर जो है वो थोड़ा सा अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर नेगेटिव सिचुएशंस में इस्तेमाल होगा, और फेयरली जो है ये थोड़ा सा प्लेजेंट और पॉजिटिव जो है वो सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होगा। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो टीम का परफॉर्मेंस था इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम्स, हमारे जो टीम का परफॉर्मेंस था इंटरनेशनल गेम्स में और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम्स में, इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टेचर, और जितना हम लोगों ने सोचा था हमारे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बिलो था, है ना। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये जो ऑर्डिनरी वाली यहाँ पे बात हो रही है वो कौन सा सेंस ला रहा है, नेगेटिव सेंस ला रहा है, इसलिए यहां पे हम फेयरली नहीं लिखेंगे। इस फेयरली के जगह पे हम यहां पे क्या कर देंगे, इस फेयरली के जगह पे हम यहां पे थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इस फेयरली के जगह पे हम यहां पे
रैदर कर देंगे। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? इस फेयरली की जगह पे हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, हम यहाँ पे रैदर कर देंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला वाला ये क्लियर हो गया, क्योंकि रैदर ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो जाएगा कि हम नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, और रैदर आप तभी लगाइएगा जब आप नेगेटिव सेंस में बात करेंगे, फेयरली तब लगाइएगा जब पॉजिटिव सेंस में आएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, बिलो आवर स्टेचर। अब आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन आए कि सर अंडर आवर एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं हुआ, बिलो आवर एक्सपेक्टेशन क्यों हुआ? इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जब हम लेवल की बात करते हैं, है ना, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन या फिर डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशन, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं ऑफ एक्सपेक्टेशन या फिर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो हमेशा बिलो होता है, याद रखिएगा, क्योंकि बिलो में कंपैरिजन होता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उस कंपैरिजन में जो है आप काफी कम लाए, तो इसलिए वहां पे हमेशा होता है बिलो। अंडर वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, बिलो एक्सपेक्टेशन होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेरी गुड, सम्यक। क्या होगा बताओ? इसका आंसर क्या होगा? इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग वेव्स। देखो इंडियन साइंटिस्ट ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। देखो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इंडियन साइंटिस्ट ये हो गया आपका सब्जेक्ट, साइंटिस्ट ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है वर्ब प्लूरल होगा। अब ये देखो आर लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आ गया, और जैसे ही आर है तो वर्ब में यहाँ पे आईएनजी भी आ गया, ये भी हमारा क्लियर आ रहा है। तो इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग वेव्स, इंडियन साइंटिस्ट जो है वो नाम कमा रहे हैं, कहां पे? थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में जो है वो अपना नाम कमा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। देयर आइडियाज, अब देखो उसके बाद कॉमा है देयर, अब उसके बाद नया सा सेंटेंस फिर से शुरू हो गया, सब्जेक्ट। देयर आइडियाज एंड इन्वेंशंस, उनके आइडियाज और उनकी जो आविष्कार हैं, है ना। अब यहां से नया सेंटेंस फिर से शुरू हो गया, और ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका? ये भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब आगे जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। सो देयर आइडियाज एंड इन्वेंशंस आर, अब ये भी आपका प्लूरल वर्ब है, यहां तक यहां से तो बिल्कुल क्लियर है। अब कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान देना, इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना मैं जो आपको बता रहा हूं। इसेमार वाज वेयर, इसके साथ वर्ब का आईएनजी भी आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, ठीक है। वर्ब का आईएनजी भी आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है। वर्ब का आईएनजी तब आएगा जब आप एक्टिव वॉइस में बात कर रहे होंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तब आएगा जब आप पैसिव वॉइस में बात कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे दो एग्जांपल मैं खटाखट दो एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दोनों एग्जांपल। पहला एग्जांपल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, और दूसरा एग्जांपल, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। अब देखो ये है आपका एक्टिव वॉइस में, और ये है आपका पैसिव वॉइस में, बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान। ये एक्टिव वॉइस में और ये आपका पैसिव वॉइस में। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है, इज और आईएनजी, मतलब समझ जाना कहीं भी इज एम आर वाज वर है और आईएनजी लगा हुआ है तो समझ लेना वो एक्टिव वॉइस है, मतलब सब्जेक्ट को ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट को ही प्रधानता दी गई। और अगर इज एम आर के बाद आपका वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो समझ लेना ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख करके बात की गई है। जैसे यहां पर मैं अगर बोलूं कि देयर आइडियाज एंड इन्वेंशंस आर यील्डेड, अब अगर मैं इसकी बात करूं ये वाला सेंटेंस, एन एप्पल इज ईटन, इसका मतलब है कि आम खाया जाता है, ठीक है। एन एप्पल इज ईटन, आम खाया जाता है। मैं बोलूं मैचेस आर प्लेड, मैच खेले जाते हैं, ठीक है। फूड इज ईटन, फूड खाया जाता है। आइडियाज आर यील्डेड, अब देखो यील्डेड की जगह यील्ड का मतलब होता है देना, प्रोड्यूस करना, तो मान लेते हैं यहां पे हमने पढ़ दिया प्रोड्यूस, ठीक है। आइडियाज आर प्रोड्यूस, तो आइडियाज प्रोड्यूस किए जाते हैं, आइडियाज प्रोड्यूस किए जाते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। आइडियाज प्रोड्यूस किए जाते हैं। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है अनमैच्ड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनमैच, जिसकी कोई सानी नहीं है, अतुलनीय। तो आइडियाज जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अनमैच्ड ग्रोथ, अतुलनीय ग्रोथ प्रेजेंट किए जाते हैं, नहीं ना, आइडियाज प्रेजेंट करते हैं अनप्रेजेंट ग्रोथ, अतुलनीय ग्रोथ। आइडियाज जो है वो आपका प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? अतुलनीय ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब आपका ये समझ में आ गया कि यहां जो हमें वर्ब चाहिए, ये वाला जो भी वर्ब चाहिए, ये हमें पैसिव वॉइस में नहीं चाहिए, हमें एक्टिव वॉइस में चाहिए। इसलिए यहां पे यील्ड डेड नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? यील्डिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए जो कि
एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे कि इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग वेव्स, देखो यहां भी हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है कि भारतीय साइंटिस्ट जो है वो नाम कमा रहे हैं और उनके आइडिया जो है वो ग्रोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि इंडियन साइंटिस्ट नाम कमा रहे हैं, उनके आइडियाज को प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके आइडियाज प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये तो गलत है ना। उनके आइडियाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रोथ खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इसके आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, यील्डेड की जगह पे यील्डिंग जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ में आप सबको आया होगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना बच्चों। इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी होता है, इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। वर्ब आईएनजी अगर है तो समझ जाना एक्टिव वॉइस में है, V3 अगर है तो आप समझ जाना वो पैसिव वॉइस में है। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़े भाई। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। वाह भाई, शुक्रिया आप सबका। इतनी जल्दी भाई आप लोग सारे के सारे जो है वो 500 प्लस के आसपास जो है बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको सही लग रहा होगा। जिस तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए लेके जा रहा हूं वो ग्रामर जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। लाइक करते रहिएगा, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज शेयर करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर करना। और जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो क्या है आंसर? मैं बोल रहा हूं, आप लोग सब मैच करिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ही सेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स। अब देखो, ही सेड, उसने कहा दैट, अब दैट के बाद नया सेंटेंस शुरू हो गया। ही सेड, यहां पे देखो ही आ गया, यहां पे एक सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सेड यहां पे, इसके बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट टेंस में आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा कि के बाद यहां पे फिर से एक नया सेंटेंस शुरू, द परफॉर्मेंस ऑफ, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे अगर आप ना चले तो आपको याद है कि मैंने आपको क्या लिखा था, ये आ गया आपका नाउन 1, या फिर यही है आपका सब्जेक्ट 1। ठीक है, सो द परफॉर्मेंस ऑफ, इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। मतलब जो भी आगे के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वो परफॉर्मेंस के ही अकॉर्डिंग आएगा, मतलब वो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग लाएगा। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स, अब ये आ गया इंडियन एथलीट्स, ये आ गया आपका नाउन 2। आप ध्यान देना, एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि नाउन 1 है प्लस प्रेपोजिशन है प्लस नाउन 2 है और उसके बाद आपका ये वर्ब आता है। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगा, नाउन 1 के अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, जैसे देखो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स, अब जो भी वर्ब आएगा वो नाउन 1 के अकॉर्डिंगली आएगा। अब नाउन 1 क्या है आपका, परफॉर्मेंस। और देखो 99% यहां पे जो है वो क्या होता है, वो आपका ऑफ ही होता है। 99% आपका जो ये प्रीपोजिशन होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका ऑफ ही लगा रहता है। यहां पे देखो, जैसे द परफॉर्मेंस नाउन 1 ऑफ, ये आ गया प्रीपोजिशन, इंडियन एथलीट्स ये हो गया नाउन 2। अब यहां पे जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, नाउन 1 के अकॉर्डिंगली आएगा, इसलिए यहां पे वर नहीं होगा और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, वाज सैटिस्फैक्टरी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज सैटिस्फैक्टरी, क्योंकि इंडियन एथलीट सैटिस्फैक्टरी नहीं थे। इंडियन एथलीट जो है वो संतोषजनक नहीं थे। संतोषजनक क्या था, उनका परफॉर्मेंस था। सो द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स वाज सैटिस्फैक्टरी इन द ओलंपिक्स एंड दैट, उसने क्या कहा, उसने दो बातें कही। उसने पहली बात तो ये कही कि उनका परफॉर्मेंस इंडियन ओलंपिक्स में सैटिस्फैक्टरी था, एंड दैट, और ये बात भी कहा दैट दे लर्नड अ लॉट, कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा फ्रॉम वॉचिंग टॉप प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स को एट द ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में खेलते हुए देख करके उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। क्लियर होगी बात? इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और दूसरी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लॉट, अलॉट एंड लॉट्स। ठीक है, ध्यान देना, लॉट मतलब जो होता है लॉट, ठीक है, ये इसका मतलब आपका हो जाता है लक। ठीक है, दिस इज माई लॉट, है ना, दिस इज माई क्रूअल लॉट, यही मेरा जो क्रूअल लॉट है कि मैं कितने भी करूं। मतलब देखो, अब अगर मैं अपने लाइफ की अगर मैं बात करता हूं ना, ठीक है, मैं अपने लाइफ की अगर मैं बात कहूं, एक बार आप लोगों से मतलब रूबरू जरूर होंगे, क्योंकि अब तक हम लोग जितनी बार मिलते हैं ना वो हमेशा पढ़ाई के लिए मिलते हैं। हमसे कभी सुबह का सेशन होता है, हमेशा इसके लिए मिलता है, तो एक बार आप लोगों से बात जरूर करेंगे। ठीक है, कभी कभी बात करने से चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हल्की हो जाती हैं। तो मेरे लाइफ में अब तक जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आप फॉर्च्यून की बात करें, लक की बात करें, सो आई एम नॉट समवन हु इज हैविंग वेरी गुड फॉर्च्यून। बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून अगर है, मतलब लक के सहारे जो चीज़ें मिलती जा रही हैं वो बहुत ही अच्छा होगा, वो नहीं है।
है ना, मतलब पूरी मार धाड़ होगी, एकदम जबरदस्त प्रॉब्लम होगी, पूरा तकलीफ होगा, मेहनत होगी, बहुत ज्यादा परिश्रम, हार्ड वर्क होगा और तब चीजें बदलेंगी, ऐसा मेरी लाइफ में होता हुआ आ रहा है। लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनका लक साथ दे दे करके जाता है ना, चीजें सही होती हैं, हार्ड वर्क तो रहता ही है, या फिर हार्ड वर्क थोड़ा एवरेज वर्क भी रहता है, लक साथ देता है और काम कर जाता है। ठीक है, सो देखो लॉट का मतलब हो गया आपका लक, अ लॉट जो है इसका मतलब होता है मेनी, और ये भी होता है इसका मतलब होता है मेनी। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो ये तीनों जो वर्ड हैं आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप भूल जाना, लॉट, अ लॉट और लॉट्स, और ये तीनों ही होते हैं, याद रखिएगा। केवल अ लॉट भी होता है, अ लॉट ऑफ, ठीक है, और आप अगर मैं बोलूं अ लॉट ऑफ ये भी सही है, लॉट्स ऑफ ये भी सही है, लेकिन केवल लॉट ऑफ ये गलत एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा। लॉट ऑफ जो ये गलत है, या तो आप लिखिए अ लॉट ऑफ, या तो लिखिए लॉट्स ऑफ, या तो लिखिए केवल लॉट, लेकिन लॉट ऑफ ये जो है गलत एक्सप्रेशन, ये हाफ कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपकी सब क्लियर हो गई। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं भाई। ठीक है, अब देखो ये आपका दिख रहा है लास्ट डे ऑफर है, जैसे कि आप सबको पता था कि Y194 कोड पे आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा था, 67% का डिस्काउंट मिल रहा था, और ये मई मंथ एंड था, है ना, मई मंथ एंड जो ऑफर था आपका। लेकिन जो आपके स्टूडेंट्स के जो एक रश है, एस्पिरेंट्स के एक रश को देखते हुए ये पर्टिकुलर जो एक आपका ऑफर है इसको आज एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक्सटेंडेड ऑफर है, ध्यान में रखिएगा, ये एक्सटेंडेड ऑफर है जो आज लास्ट डे है। आज भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज कर सकते हैं, तो आपको 67% का डिस्काउंट मिलेगा। आप Y194 कोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे अच्छी बात है 67% के डिस्काउंट के साथ सबसे अच्छी बात ये देखो +2 मंथ्स, याद रखिएगा। लोग वैलिडिटी का मतलब नहीं समझते हैं, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, लेकिन वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए सामने आने वाले, अभी मान लेते हैं कि फरवरी में आपका एक एग्जाम होने वाला है, और किसी मंथ की वैलिडिटी अगर 4 महीने है, तो जाहिर सी बात है 4 महीने अगर है तो 4 महीने बाद उसके आपको कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ वैलिडिटी वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, उसके बाद आपका काम नहीं करेगा, वो तभी स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा नहीं, वो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर आपके 2 महीने एक्सटेंडेड हो गए वैलिडिटी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारे वीडियोस आपके तब तक रहेंगे आपका अकाउंट में जब तक कि आपका एग्जामिनेशन वो नहीं हो जाता। तो इसका वैल्यू भी समझिए। ठीक है, आपके मनपसंद कोई भी बैच हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे वॉरियर जो है वो ज्वाइन करते हैं, जीए का बैच है, ये याद रखिएगा, दिस इज जीए बैच, फाउंडेशन जीए। उड़ान आप सबको पता है इंग्लिश का बैच है। ठीक है, दक्ष जो है वो आपका मैथ्स का बैच है। ठीक है, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 600 रुपीज में। 600 रुपीज मतलब क्या हो गया, Y194 कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 67% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और इससे आपका बैच की जो प्राइस होगी वो हो जाएगी 600 रुपीज। ये है मेरा उड़ान, 15 जून से ही शुरू हो रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए। इंग्लिश का बेसिक फाउंडेशन ये बैच है, 0 टू जेनिथ लेवल तक हम लोग जाएंगे, 0 टू बिल्कुल एकदम आपके टफ लेवल तक हम लोग जाकर के इस सेशन को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मेजर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर बैच के पीछे वो है आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक जो है वो मजबूत करना, याद रखिएगा। ठीक है, एक और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बैंक महापैक भी लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग बुद्धि खर्च करके अगर आप एक बैंक महापैक लेते हैं, कोई भी बैंक महापैक, और उसमें अगर आप Y194 कोड अप्लाई करके 67% का अगर डिस्काउंट लेकर के अगर कोई बैंक महापैक आप परचेस कर सकते हैं, तो उसमें ये सारी चीज आ जाएंगी, जितने भी टेस्ट सीरीज है वो आ जाएगा, जितना भी आपका उड़ान हो, वॉरियर हो, दक्ष हो, और सारे के सारे चैंपियन बैचेस हो, जितने भी, वो सारे के सारे आ जाएंगे। आने वाले एग्जाम के जैसे ये टारगेट बैच है, ये भी आपका आ जाएगा, सारा आ जाएगा। तो थोड़ा अगर दिमाग लगा करके आप बैंक महापैक भी अगर परचेज कर रहे हैं Y194 कोड अप्लाई करके, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ये ऑफर है 67% का, मतलब आप सोच सकते हैं करीबन 70% का आपको यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है। लास्ट डे है आज। ठीक है, 100% श्योर है कि आप भी जानते हैं कि जून के स्टार्ट में किसी भी चीज, कोई भी अगर प्रोजेक्ट हो, स्टार्ट में जो है इतना डिस्काउंट नहीं होता है, और 15 तारीख से ये आपका शुरू होने वाला है। तो याद रखिएगा अब इसमें डिस्काउंट की गुंजाइश नहीं होगी, तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। ठीक है, कोड याद रखिएगा Y194। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहले मैं आपको बता देता हूं जो आपका डायरेक्ट एरर है। ठीक है,
बीइंग, बीइंग जो है वो किसके किसके साथ इस्तेमाल हो सकता है, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बीइंग को? बीइंग को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बीइंग को आप जब इस्तेमाल करेंगे बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, आप बीइंग को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बीइंग के बाद भी क्या होगा, मैं सारी चीज आपको बता देता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। तो देखो, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के हम बीइंग को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज एम आर, वाज वर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ मेरी बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? इज एम आर, वाज वर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब बीइंग के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। बीइंग के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हम वर्ब लिखते हैं, ठीक है, अगर हम वर्ब लिखते हैं, अदरवाइज बीइंग के बाद हम नाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बीइंग के बाद हम एडजेक्टिव प्लस आपने कहीं नहीं कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, यह 100% श्योर है, 100% श्योर है। और जो मैं यहां पे आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है, बीइंग का ये स्ट्रक्चर होता है ठीक है, कि बीइंग जो है बिना ऑक्सिलरी के, अगर हम वर्ब के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीइंग जो है, अगर आप इसके बाद वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा बीइंग को हम बिना ऑक्सिलरी के कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज एम आर, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दे रहा, ठीक है, एक फटाक से एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, एग्जांपल के लिए ध्यान देना, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, पहला वाला एग्जांपल मैंने यहां पे आपको दिया कि मैंगो is being eaten by me। समझ में आ रही बात? a mango is being eaten by me। तो देखो ये being आ गया, फिर आपका eaten आ गया, और ये आपका आ गया auxiliary verb, ठीक है। तो ये तो आ गया एक नंबर एग्जांपल, जो कि मैंने आपको बोला कि आप यहां पे वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग के बाद आप जो है दूसरा एग्जांपल भी देखिए कि हम दूसरा एग्जांपल में कि आप नाउन कैसे इस्तेमाल करेंगे? बीइंग अ डॉक्टर, यहीं पे मुझे लिखना है, क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर देखो एग्जांपल, बीइंग अ डॉक्टर, ये आ गया आपका नाउन, ठीक है। और तीसरा आप ऐसे लिख सकते हो कि बीइंग अ ब्यूटीफुल, बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, है ना। तो बीइंग के बाद यही तीन स्ट्रक्चर फॉलो होता है, या तो बीइंग के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या तो बीइंग के बाद आप नाउन लिखते हैं, या तो बीइंग के बाद आप एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखते हैं, ठीक है। और अगर बीइंग के बाद आपको वर्ब लगाना है तो बीइंग के पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब आप इज एम आर, वाज वर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुक प्लेस, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी वो हुई, कब हुई? अ वीक आफ्टर द कंपनी हेल्ड अ मीटिंग विद प्रोजेक्ट फाइनेंसर्स, मतलब जो भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे थे उनके मीटिंग के एक वीक बाद जो है बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स उनकी मीटिंग हुई। किस लिए? टू इवैल्यूएट फंड्स, फंड को इवैल्यूएट करने के लिए कि कितने पैसों की जरूरत थी, फंड को इवैल्यूएट करने के लिए उन फंड्स की, दैट, अब उसका लिखा हुआ है बीइंग नीडेड, है ना। तो या तो आप लिखिए कि जिन फंड्स की जरूरत थी टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट द प्रोजेक्ट वाज नॉट हॉल्टेड, कि प्रोजेक्ट जो वो कभी भी बीच में स्टॉप नहीं होगा, उन ये सुनिश्चित करने के लिए जितने फंड की जरूरत थी। अब या तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि द इवैल्यूएट फंड्स दैट वर नीडेड, या तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, है ना, कि जितने फंड्स की जरूरत थी, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फंड्स दैट बीइंग नीडेड। तो ये आपका जो है ये वाला गलत है हमारा, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? दैट बीइंग नीडेड, जो ये आपका गलत है। कैसे लिख सकते हो? फंड्स, या तो आप ऐसे लिखें दैट वर नीडेड, ठीक है, एक नंबर, या तो लिखें फंड्स
दैट वर बीइंग नीडेड, ठीक है, जिनकी आवश्यकता जो है वो की जा रही थी, दैट वर बीइंग नीडेड, है ना, जिनकी आवश्यकता जो है वो लग रही थी, या दैट वर नीडेड, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ये वाला जो लिखा होना कि दैट बीइंग नीडेड टू, ये वाला जो आपका फॉर्मेट है वो आपका गलत है, मतलब यहां भी हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, नंबर सी हमारा बिल्कुल गलत आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑलराइट एवरीवन, क्लियर हो रहा है ये वाला? ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, अलग अलग चीजें आपको बता रहा हूं, और तुम लोग जो है बात करने में यार जो लगे हुए हो, यार ये गलत है, ठीक है, बात मत करो यार, ठीक है, आपस में तुम लोग गप्पे लड़ा रहे हो, बहुत दुष्ट हो गए हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलो टाइम अप हो गया, ठीक है, टाइम अप हो गया। और अभी हमारे साथ जो है कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, 570 प्लस बच्चे जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो है पहुंच सके, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैं आपके इनको बिल्कुल एकदम मतलब चीर फाड़ करके आगे बढ़ता हूं। हर एक वर्ड को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल, जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ वाइल से, समझ जाना कि वाइल जो है वो आपके 2 एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही मैंने बोला वाइल, मतलब आप समझ जाना कि 2 बातें होंगी, 2 एक्शन होगा, 2 ये होगा, 2 वो होगा, मतलब कुछ ना कुछ 2 जरूर होगा, नहीं तो आप वाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो, सो वाइल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, अब देखो दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब क्या आएगा, वर्ब आपका प्लूरल वर्ब आएगा। देखो बिल्कुल करेक्ट, एकदम तोड़ तोड़ करके चलो, चीर फाड़ कर दो एकदम इसको, ठीक है, तोड़ तोड़ के चलो। सो वाइल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल करेक्ट है नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन की एक जबरदस्त जो है वो पकड़ है, ये भी सही है, ठीक है। वाइल दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड, मतलब कि एक तरफ जहां इन ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही जबरदस्त पकड़ है। द रीजंस फॉर, अब यहां पे एक तरफ पकड़, अब द रीजंस फॉर, बी नंबर क्लियर आ रहा है आगे। द रीजंस, वो कारण, फॉर फॉर्मिंग अ कंसोर्टियम इन एशियन कंट्रीज, एशिया कंट्रीज लिखा हुआ है, एशियन कंट्रीज होगा, ठीक है, एशिया कंट्रीज नहीं एशियन कंट्रीज होगा, तो मिलाकर के आपका सी में तो एरर हो ही गया, वैसे ये एशियन कंट्रीज ही था, ये मेरी गलती कि मैंने एशिया लिख दिया था, चलो ठीक है, आपके लिए एशियन ये एक पहला गलती आ गया, ठीक है, तो यहां पे आपका होगा एशियन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फॉर्मिंग अ कंसोर्टियम इन एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में एक जो है वो कंसोर्टियम ओपन करने का जो रीजन था, ठीक है, जितने भी रीजंस थे, आर, अब ये आर क्यों लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये रीजन की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। द रीजंस फॉर फॉर्मिंग ए कंसोर्टियम, मतलब कि जो भी उन सारे एशियन कंट्रीज में, उन एशियन कंट्रीज में, एक मिनट, एक आपका यहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ सही है बच्चों, एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ, एशियन कंट्रीज बिल्कुल यहां पे तो सही आ रहा है आप सबका, चलो ठीक है। सो वाइल दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड, ठीक है, द रीजन फॉर फॉर्मिंग ए कंसोर्टियम इन एशियन कंट्रीज, एशिया देशों में, एशियाई देशों में कंसोर्टियम या फिर कोई भी चीज, एक बिल्डिंग तैयार करने की या कोई भी चीज तैयार करने की जो एक रीजन है, क्योंकि जाहिर सी बात है रीजन अगर होता तभी होता, रीजन से तो आर होगा, आर टू एनकरेज कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बाकी सारा सही था, सिर्फ सी गलत था। क्या हो जाएगा यहां पे, एशिया के जगह हो जाएगा एशियन कंट्रीज, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया आप सबका? ऑलराइट, आगे बढ़े भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया भाई, यहां पे क्यों नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अ न्यू रिसर्च, ये हो गया सब्जेक्ट, एक नए रिसर्च की बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? अ न्यू रिसर्च बोला है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अ न्यू रिसर्च
हैज, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, बहुत बढ़िया। और हैज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। भाई बहुत शानदार, इस तरीके से आगे बढ़े, देखना सब चीज आपकी क्लियर होगी। इस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़े। सो न्यू रिसर्च हैज शोन, एक नए रिसर्च ने ये दिखाया है, ये शो किया है। अब बताओ तो इसका आंसर मैं जानना चाहता हूं आप सबका, ये मैं आंसर जानना चाहता हूं, इसका क्या होगा? नंबर बी, नहीं केवल नंबर बी नंबर सी मत बोलो, इसका आंसर बताओ कौन सा वर्ड गलत है, क्या होगा आंसर बताओ, कौन सा वर्ड इसका होगा? नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर। अच्छा 6 का नो एरर, नो एरर विच होगा, हु के जगह नो एरर। मजा आएगा। देखो अब इस तरीके के जो आपके सेंटेंसेस हैं वो मजेदार होंगे। देखो अ न्यू रिसर्च हैज शोन दैट, एक नया रिसर्च ने दिखाया है, बिल्कुल सही आ रहा है, दैट क्या शो किया भाई, कि किड्स। अब यहां से फिर से ये सेंटेंस शुरू हो गया नए सब्जेक्ट से, ठीक है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है भाई हमारा, ये होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब किड्स के लिए आगे जो भी वर्ब आएगा इस सेंटेंस में वो प्लूरल आएगा। किड्स हु किसके लिए आया है, किड्स के लिए, ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे तोड़ तोड़ के चलो। और कुछ लोग बोलेंगे सर विच होगा, विच नहीं होगा, विच किड्स है ना, तो किड्स के लिए देखो यहां पे बिल्कुल सही है, किड्स यहां पे मतलब बच्चों की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, किड्स मतलब यहां पे बच्चों की बात हो रही है। सो न्यू रिसर्च हैज शोन दैट किड्स हु हैव, ठीक है, किड्स उन बच्चों का जिनको है, क्या है भाई, हाई बॉडी मास इंडेक्स, जिनको कि मतलब जिनकी जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है, बॉडी उनका वेट जो है वो जो वाला जो इंडेक्स है वो काफी ऊंचा है। आर, क्यों आर आया भाई, क्योंकि किड्स के लिए हमने बोला है, ठीक है, इसलिए प्लूरल वर्ब है, ठीक है, यहां तक तो सही आ रहा है। आर मोर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उनको जो है ज्यादा जो है हाई बीपी के चांसेस उनके जो है उनको ज्यादा हैं, ठीक है, किनको ज्यादा है, हाई बीपी के, कोलेस्ट्रॉल के और ब्लड इंसुलिन डायबिटीज के, उनके चांसेस ज्यादा हैं। किनको, उन बच्चों का जिनका की बॉडी और मास का जो वेट है, जो रेशियो है, जो इंडेक्स है वो ज्यादा है ना, बॉडी मास जो इंडेक्स है वो ज्यादा, जिनका हाई है, ठीक है, उनमें जो है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, मोर लाइकली। अगर केवल ये वर्ड नहीं होता तब मेरा सेंटेंस सही था कि उन बच्चों में जिनमें जो है बॉडी मास हाइट, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो हाई है, उनमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज हो सकता है उनमें, ठीक है, उनमें हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या बोला है, उन बच्चों में इनके होने की चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपैरिजन कर दिया यहां पे कि जिन बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल है उनमें डायबिटीज जो है वो होता है या फिर हो भी सकता है। लेकिन उन बच्चों का कंपैरिजन अगर उन दूसरे बच्चों से किया जाए जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा हाई है, उन बच्चों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उन बच्चों में देखा जाता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा हो सकता है, मतलब मोर लाइकली। इसका मतलब ये आपको क्या बता दिया, मोर लाइकली, इसका मतलब ये आपको यहां पे कंपैरिजन शो किया हुआ है, और कंपैरिजन अगर शो किया है तो यहां भी ये हाई नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। माय फेवरेट क्वेश्चन इज दिस, जो जितने भी आज के क्वेश्चंस हम करेंगे, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन ये है जिसमें मजेदार एकदम मजा आ गया, हायर। क्यों, इसलिए देखो क्योंकि ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन आप देखिए अगर यहां पे मोर नहीं होता तो हाई बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन यहां पे लगा दिया कि मोर लाइकली। इसका मतलब कि वो बच्चे जिनका कि हाई बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल है, उनमें भी डायबिटीज हो सकती है, ठीक है, दे आर लाइकली टू हैव, उनमें भी हो सकता है बीपी हो। लेकिन उनसे अगर हम दूसरे बच्चों की तुलना करें जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज्यादा हाई है ना, उन बच्चों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो पता चलता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं उनके हाई बीपी होने के। इसका मतलब कंपैरिजन आ गया, मोर आ गया, तो जाहिर सी बात है हम यहां पे भी हाई की जगह हायर कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया? एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? एक्सप्लेनेशन सही आया तो एक बार प्लीज यार एक बार थोड़ा सा थम्स अप दे दें, ठीक है, एक बार थम्स अप दे दें यार, तबीयत खराब है यार, समझो यार, ठीक है, इसमें आपका जो थम्स अप ही है वही हमें मोटिवेट कर पाएगा, ठीक है, थम्स अप दें और थम्स अप देते हुए उसके बाद जो है इस सेंटेंस का आंसर करें। ट्रिकी क्वेश्चन सर, नाइस एक्सप्लेनेशन सर। नहीं अमन, मोर को हटाना नहीं है। बहुत बढ़िया सर, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। बहुत शानदार।
सर इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल आपके जो उड़ान 2 में है वो यही जो कॉन्सेप्ट है ना, यही जो सारी जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं जो तोड़ तोड़ के हम लोग चीजें चल रहे हैं, वही आपको वहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, सुबह 8 बजे, देखो ध्यान एकदम, मतलब बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा। अब मैंने बहुत ही क्लियरली अपने लाइफ को सेटल कर लिया है, बहुत क्लियरली बच्चों को किस तरह से लेकर आगे बढ़ना उनको मैंने बहुत क्लियर कर लिया। आप मुझे कितनी भी गालियां दे भाई, मैंने बिल्कुल एकदम सॉर्ट आउट कर लिया। 8 AM सुबह जो है वो मैं वोकैब आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। इस वोकैब में आपका 1 वर्ड भी है, ठीक है, 1 वर्ड भी है। इस वोकैब में आपके सिनोनिम्स भी हैं, इस वोकैब में आपके एंटोनिम्स भी हैं, ठीक है। इस वोकैब में आपका फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है। इस वोकैब में आपके ईडियम्स भी हैं और इस वोकैब में आपका रूट वर्ड भी है। किसी को अगर आप दिखा दो ना जो मैं अभी कर रहा हूं, कोई भी अगर देखेगा वास्तविक रूप से पागल हो जाएगा कि ये जो है, मतलब कि संतोष सर का मतलब जो सेशन है ना वो काफी है अगर आप सीरियसली रोज रोज देखें। ये तो हो गया 8 AM का, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी 10 AM की, ये आपकी 8 AM का। उसके बाद बारी आती है आपकी 10 AM की। और 10 AM में मैं आपको क्या करवाता हूं, 10 AM में मैं आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। 10 AM में क्या होती है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस। मतलब क्या होता है कि जैसे जो जो सेक्शंस के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो जो एग्जाम के, मतलब कि 10 बजे जो है मैं आपको बिल्कुल ग्रामर ओरिएंटेड तो क्वेश्चंस करवाता हूं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी होगी आपके 10 बजे वाले सेक्शन में। जैसे आप देखेंगे आज आपका एरर करेक्शन है पूरा 5 मार्क्स के लिए, कल हम लोग फिर और 5 मार्क्स के लिए हो सकता है क्लोज टेस्ट करें, परसों हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करें, मतलब सेक्शन वाइज होगा। फिर किसी दिन रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, स्टार्टर, कनेक्टर्स, बिल्कुल सेक्शन वाइज, ठीक है। ये तो हो गया। और उसके बाद अगर किसी को फाउंडेशन या फिर बेसिक, आप सोच रहे हैं सर यहां तो आपकी तैयारी हो ही रही है, ठीक है, यहां तो मेरी तैयारी हो ही रही है सर, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन सर मुझे अपना बेसिक फाउंडेशन तैयार करना है, नहीं तो सर डायरेक्ट जो है मैं मैच नहीं कर पाता हूं, मुझे इंग्लिश तो तगड़ी करनी, इंप्रूव करनी है। तो भाई उसके लिए जो है उड़ान बैच ऑलरेडी जो है आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये सारे सेशन जो है ये आपके फ्री हैं, ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका पेड है, ये आपका पेड है। और मात्र कितने में मैं आपको बता रहा हूं, 600 रुपीज सिर्फ आज के लिए, आज का आज है ये, अब उसके बाद पता नहीं मेरा, ठीक है, अब उसके बाद पता नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कंपनी डिसाइड करेगी वही होगा, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ पढ़ाना है, मेरा काम बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ये चीजें बिल्कुल आपके सामने फैली हुई हैं। अब आप समझिए, देखो सबका पेट पालना है ना। अब जो भी चीजें होती है, आप बोलते हैं कि सर देखिए फिर से सर ने एडवर्टाइज स्टार्ट कर दिया, तो यार अब क्या बताएं, चलो ठीक है। अब देखो ये आप जान लो कि ये चीजें क्या क्या हैं, और इसी तरीके से चीज आगे बढ़ेगी। अब जैसे एसबीआई पीओ का फॉर्म निकल आएगा, नोटिफिकेशन, तो एसबीआई पीओ को जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी आपके लिए क्लासेस दी जाएंगी वो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस दी जाएंगी आपको, डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि इतना समय रहेगा नहीं, इतना समय नहीं रहेगा नहीं कि हम लोग को बेसिक से बिल्कुल 70-80 क्लासेस दें और उसके बाद जाकर के आपको एग्जाम ना, उनके 3-4 घंटे वहां पे दे रहे, नहीं, उसके लिए आपके ऑलरेडी ये सारे बैचेस उनको ज्वाइन करिए आप, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं, बताओ क्या होगा विद दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के साथ, इनिशिएटिव का मतलब हो गया स्टेप, इस स्टेप के साथ द गवर्नमेंट होप्स, द गवर्नमेंट, अब ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, द गवर्नमेंट होप्स, गवर्नमेंट सरकार जो है वो होप करती है, मतलब ये नंबर बिल्कुल सही है। इस इनिशिएटिव के साथ, इस स्टेप के साथ सरकार जो है होप्स, मतलब सरकार जो है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये भी आपका आ गया सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि सरकार जो है सोचती है, होप्स टू एश्योर, ये बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए सोचती है, टू एश्योर द पब्लिक, किसको आश्वासन देने के लिए सोचती है, पब्लिक को बिल्कुल आश्वासन देने के लिए एक्सपेक्ट करती है दैट की इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ, इट मतलब किसके लिए आया है, सरकार के लिए। क्या सर जो सरकार है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करती है कि वो पब्लिक को सुनिश्चित करेगी, क्या सुनिश्चित करेगी, दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ, कि ये कॉन्फिडेंट है, प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, अच्छे सर्विस देने को, प्रोवाइड करने के लिए ये बिल्कुल क्या है, कॉन्फिडेंट है। तो किसके कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, सरकार के, मतलब इट जो है वो किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। सो इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, कि ये अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉन्फिडेंट है, एंड कॉन्फिडेंट ऑफ रीन्यूइंग, तो पहला क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग, मतलब गुड सर्विस प्रोवाइड करने में कॉन्फिडेंट है, और रीन्यू, और फिर से नए करने में, रीन्यू करने में, मतलब फिर से रीबिल्ड करने के लिए, फिर से बनाने में भी सक्षम है। क्या बनाने में, रीन्यूइंग देयर फेथ, उनके विश्वास को फिर से बनाने में, विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आप फेथ बना रहे हैं, याद रखिएगा फेथ,
अगर आप सब बोलो कि यस सर, जितने भी बच्चे हैं सारे लोग अगर बोलना शुरू कर दें कि यस सर वी ऑल हैव फेथ, तब आप क्या बोलोगे? वी ऑल, ये सेंटेंस अगर आप बोलें वी ऑल हैव फेथ डैश संतोष रे सर। पहले तो यार इसको थोड़ा सा ना, ठीक है, यहां पे प्रीपोजिशन क्या होगा? वी ऑल हैव फेथ विद संतोष रे सर, तो आप नहीं बोलोगे। या तो आप इन बोलेंगे या तो आप ऑन बोलेंगे, या तो आप इन बोलेंगे या तो ऑन बोलेंगे। इन कब बोलेंगे? जब कोई लिविंग बीइंग है, ठीक है। और ऑन कब बोलेंगे? जब आप ऑब्जेक्ट है कोई, या फिर कोई आपका एब्स्ट्रैक्ट चीज है, मतलब कोई एक आइडिया है, कोई एक आइडिया है, कोई ओपिनियन है, कोई कॉन्सेप्ट है, तब आप क्या बोलेंगे? ऑन बोलेंगे। जैसे आई हैव फुल फेथ, I have complete faith on the concepts of, ठीक है। या फिर इसके लिए इन भी लगता है, कोई इशू नहीं है, इसके लिए इन भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I have full faith, या कि I want to generate faith on दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो इनके अब आप फेथ के साथ इन भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, लेकिन विद जो है ये आपका बिल्कुल यहां पे नहीं हो रहा है। और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भरोसा जो है वो आप रिन्यू करना चाहते हैं। इसका मतलब कि विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। मतलब डी नंबर जो है हमारा यहां पे आपका आंसर हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऑल राइट, नंबर 7 ऑल राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। भाई बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए भाई, शेयर करते रहिए। 594 प्लस बच्चे जो है हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि शायद ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाएगा, ये एक्सप्लेनेशन इस तरीके का पहुंच पाएगा। लाइक करते रहिएगा, और जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। अब देखो आंसर देखो, द एम्प्लॉइज, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, एम्प्लॉइज की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मतलब जो वर्ब इसके लिए आएगा इस सेंटेंस में वो प्लूरल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या मंजूर है खुदा को, क्या आगे? द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस, द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस, मतलब कि अब यहां पे फिर से आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। एम्प्लॉइज जिनका परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज जिनका परफॉर्मेंस, अब इसका मतलब कि ये आ गया वर्ब। अब ये जो आपका वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंगली आएगा? ये आएगा इसी के अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि यहां से सेंटेंस कट गया मेरा। एम्प्लॉइज जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, एम्प्लॉइज काम करने वाले लोग, जिनका परफॉर्मेंस, इसका मतलब कि काम करने वाले लोग। यहां से मेरा सेंटेंस जो अधूरा ही रह गया, नया सेंटेंस शुरू कर दिया, जिनका परफॉर्मेंस, है ना। सो द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस, अब ये हमारा क्या है? हुज परफॉर्मेंस, मतलब एक तरीके से हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां वर्ब भी हमारा क्या आ जाएगा? ये वर्ब भी हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, तो पीक्स बिल्कुल करेक्ट है कि वो एम्प्लॉइज जिनका परफॉर्मेंस पीक्स, मतलब कि काफी ऊपर उठता है, बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करता है उनका परफॉर्मेंस इन द मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग में काफी ऊंचा होता है उनका परफॉर्मेंस, आर बेटर पोजीशन। ध्यान देना, बेटर क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मैंने बोला एडजेक्टिव, बेटर के बाद आपने लगा दिया बेटर पोजीशन, ठीक है, बेटर पोजीशन। तो देखो पोजीशन आपका नाउन हो गया, बहुत बढ़िया, बेटर आपका हो गया एडजेक्टिव। लेकिन आप कभी बोलोगे आर बेटर, यहां तक तो सही है, दे आर बेटर, है ना। मान लेते हैं दो ग्रुप्स की तुलना हो रही है और आपने बोला कि नहीं नहीं, दो ग्रुप्स की तुलना, दो मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो हमने बोला नहीं वो लोग काफी अच्छे हैं, सो दे आर बेटर, इतना सही है। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हैं कि दे आर बेटर पोजीशन? ये हमारा गलत है ना, इसलिए क्योंकि यहां पे आप जब तक एक इन नहीं लगाएंगे तब तक ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा। बोला जा रहा है कि जो तो एम्प्लॉइज हैं हुज परफॉर्मेंस जो है मॉर्निंग में बिल्कुल पीक पे रहता है, आर बेटर पोजीशन, वो अच्छे पोजीशन में हैं या वो अच्छे पोजीशन में रहते हैं। तो या तो आप इनको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो लिखो आर बेटर, या तो आप ऐसे लिखो, एक तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, अच्छा चलो, या तो आप ऐसे लिखो आर बेटर पोजीशन्ड, क्या लिखोगे? आर बेटर
पोजीशन, तब बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आर बेटर पोजीशन मतलब कि वो अच्छी स्थिति में क्या हुआ, अच्छी स्थिति उनकी हो गई है, आर बेटर पोजीशनड, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अच्छी स्थिति में हो गए हैं, ये हो गया आर बेटर पोजीशन। लेकिन अगर आप, ये आपका एक तरीका हो गया, लेकिन दूसरा तरीका अगर आप बोलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आर इन बेटर पोजीशन। तो इसको आप दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको आप दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो हो जाएगा आर इन बेटर पोजीशन, या तो हो जाएगा आर बेटर पोजीशनड। तो यहां पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा इन ऐड कर दीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। सो द एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग आर इन बेटर पोजीशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना किस तरीके से हम लोग, देखो अप्रोच मेन है, ये जरूरी नहीं कि मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए, 10 क्वेश्चन में ही मैं आपको महानतम जो है वो स्टूडेंट इसमें से एक बना दूंगा, नहीं, कोशिश यही रहती है, लेकिन जनरली ये हो नहीं पाता है। केवल 10 क्वेश्चन की बात है, आपको अप्रोच सीखना पड़ेगा, आपको अप्रोच सीखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मां जो है वो आपको चलाना सिखा देती है, चलना सिखाती है, ठीक है, दीवार की तरफ ऐसे करके उंगलियां पकड़ के सपोर्ट करके चलना सिखा देती है, और वो अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ओलंपिक्स में दौड़ रहे होते हैं, तब आप मम्मी या पापा आपके साथ नहीं रहते, आपको उसी बेसिक फाउंडेशन को मजबूत अगर आपकी है, तो फिर आप उसी को सहारे जो है वो आप आगे चल पड़ते हैं। आप सोचिए फाउंडेशन कितनी मजबूत चीज है ना। जब भी आप कोई घर बनाते हैं, जब भी आप घर बनाते हैं, तो सबसे पहले घर के किस चीज को आप मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे की जो पिलर है, पूरी इमारत जो है वो सही तरीके से हो। जो भी आप उसके ऊपर पिलर बनाएंगे, फर्स्ट मतलब कि जो भी फ्लोर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो सब बहुत बढ़िया होगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में रहता है, फर्स्ट फ्लोर मुझे बहुत जबरदस्त बनाना है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर उसको जैसे तैसे बना दो, हल्का फुल्का बना दो, नहीं ना, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, तभी ऊपर की जो इमारतें वो और अच्छी होंगी। ठीक है, चलो, तो ये आपका आंसर आ गया, नंबर बी, ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुपर्ब क्वेश्चन। अरे क्या हो गया, तृप्ति? ओके, वामसी, अच्छा, इंस्टीड ऑफ देन, या देन का कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं। आर बेटर पोजीशन फॉर करियर सक्सेस बिकॉज दे आर मोर प्रोएक्टिव देन, अच्छा हाँ, दे आर मोर प्रोएक्टिव देन, ये देन की जगह दैन हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, दे आर मोर प्रोएक्टिव देन, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, दैन हो जाएगा। तो सी और डी यहां पे दो एरर है, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, बी और डी आपके दो एरर है, बी में भी एरर है और डी में भी एरर है, ये आपके डुअल एरर हो गए। मैंने सारे एक एक एरर लाए थे, लेकिन आदत से मजबूर हूं, जनरली आपको मैं मल्टीपल एरर्स करवाता हूं ना, तो यहां पे देन की जगह दैन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे मोर है ना, तो मोर की जगह इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, दैन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम आ गए, देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, थैंक यू मैं किस लिए कह रहा था ना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग 650 के आसपास बच्चे यहां पे जुड़ गए हैं भाई, मजा आ गया, इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं ना यार, आई लव यू एवरीवन, मजा आ गया। देखो, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, कहीं भी अगर ये वाले एक्सप्रेशंस आपके सेंटेंस मौजूद हैं, तो याद रखिएगा इनके साथ रूल है कि ये सिमिलर पीओएस के साथ इस्तेमाल होते हैं, सिमिलर पीओएस के साथ इस्तेमाल होते हैं। सिमिलर पीओएस का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता होगा पीओएस मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये हो रहा है कि दोनों वर्ड के साथ, ये हमारे कंजंक्शंस हैं, ये हमारे क्या है, कंजंक्शंस हैं। और कौन से कंजंक्शंस होते हैं, ये इनको बोला जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, है ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो याद रखिएगा इनको सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ऐड करना है, यूज करना, मतलब नॉट ओनली के बाद वाला भी जो वर्ड, बट ऑल्सो के बाद वाला भी वो वर्ड, बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन, नॉट ओनली के बाद भी नाउन, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब, बट ऑल्सो के बाद अगर प्रीपोजिशन, नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नॉट ओनली के बाद आपका वर्ब आया हो और बट ऑल्सो के बाद आपका नाउन आ गया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बट ऑल्सो के बाद वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव है और नॉट ओनली के बाद वाला वर्ड आपका वर्ब है। अगर ऐसा है, अगर मिसमैच है, तो समझ जाइए कि वहां पे एरर है। आगे बढ़ते हैं, पहचानते हैं कैसे। ये रहा नॉट ओनली और ये रहा बट ऑल्सो, ठीक है, चेक करते हैं भाई। नॉट ओनली के बाद वाला वर्ड क्या है, वर्ब, बहुत शानदार। बट ऑल्सो के बाद वाला वर्ड क्या है, वर्ब, है ना। नॉट ओनली के बाद वाला वर्ब क्या है, नॉट ओनली के बाद वाला वर्ड क्या है, वर्ब, और बट ऑल्सो के बाद वाला वर्ड क्या है, वर्ब। अगर सेम है, दोनों वर्ब है
सेंटेंस इज ऑल करेक्ट। दोनों वर्ब नहीं है, दोनों या फिर दोनों में से कोई भी, मतलब कोई भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच मैच नहीं करता है तो फिर वहां पे आपका एरर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ स्लम एरियाज, जो स्लम एरियाज को, जो बस्ती में जो लोग रहते हैं उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब हम एरियाज की बात तो नहीं कर रहे हैं, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड आपका वर्ब आएगा ये किसके अकॉर्डिंगली आएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ए नंबर हमारा सही है, बी नंबर भी सही हो गया कि जो स्लम एरियाज का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इज सच दैट, वो इस तरीके से है कि चिल्ड्रेन, स्पेशली गर्ल्स, की जो बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियां नॉट ओनली हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क, वो जो है हाउस होल्ड और घर के काम काज में हेल्प ही नहीं करती हैं, बट ऑल्सो परफॉर्म, लेकिन वो परफॉर्म भी करती हैं क्या, देयर चोर्स, वो अपने डेली के काम भी परफॉर्म करती हैं। इसका मतलब नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आया, बट ऑल्सो के बाद भी आपका वर्ब आया, मतलब द सेंटेंस हैज नो एरर, आपका राइट आंसर यहां पे हो गया। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया, राइट आंसर आपका नो एरर हो गया। अब सारे लोग बोल रहे हैं नो एरर नो एरर नो एरर, ठीक है, तो सेंटेंस जो हो गया वो आपका क्या हो गया, नो एरर हो गया। तो भाई लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में ही देखो गूगली हो गई कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग एरर डिटेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ही हमारा क्या हो गया, एरर आपका फ्री हो गया, नो एरर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन आप ले लें, ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन ले लें, और अरे भाई हाँ, इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ले लें। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क लेना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। देखो मैंडेटरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैंडेटरी। अगर आप वाकई जो है इज्जत करते हैं हमारी, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, उस तरीके से मतलब प्यार है आपके मन में, मेरी बातों को मानेंगे, ठीक है, तो प्लीज जो है जो हम कह रहे हैं वो करिए। कमेंट बॉक्स में इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। पहला होमवर्क नंबर 1 हो गया, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सारे का सारा रिप्लाई आप सबको करना है। अब ऐसे ये वीडियो खत्म होगा, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट एसएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपका HW2, ठीक है, इसका आंसर भी आपको जैसे ये वीडियो खत्म होता है आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है इन दो क्वेश्चन का, ठीक है, 10 नंबर और 11 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का शाम तक मैं देखूंगा कितने आपके कमेंट आते हैं, कौन कौन से लोग जो है वो राइट आंसर दे रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं ऑफलाइन मोड में, जितने भी लोग देखेंगे सबको आंसर देना, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है, इसको आप तो बिल्कुल भूलना नहीं। सिर्फ आज जो है वो लास्ट डे का आपका ऑफर है, आप देख सकते हो लास्ट डे ऑफर है, 67% डिस्काउंट, ह्यूज, अनबिलीवेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल स्टडी मटेरियल पे, कोई भी स्टडी मटेरियल आप महापैक परचेज करिए, आप जाए अलग अलग बैच, उड़ान बैच परचेज करिए या फिर कोई भी अलग बैच परचेज करिए। और सबसे बड़ी बात है कि +2 मंथ्स की वैलिडिटी, इससे बढ़िया और चीज नहीं होती कि वैलिडिटी भी आपकी इंक्रीज कर दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से adda247.com पे जो है तुरंत बाई करिए, Y194 कोड ये इस्तेमाल करिएगा, इसको कोड मत भूलना है आप सबको। ये आपका आप देख सकते हैं उड़ान 15 जून से शुरू हो रहा है। मैं तो कहूँगा यार अब कुछ सोचना नहीं है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तुरंत जाइए और ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है Y194 कोड, उसको इस्तेमाल करिए और तुरंत बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। सेशन अगर एक बार सही लगा हो तो लाइक करते हुए जाइएगा और शेयर करना मैंडेटरी यार, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंचे, वही जो है मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे वेल।